हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अनुसार टर्म सेकंड और यूनिट 1 जो है करने जा रहे हैं। तो सेशन जैसे कि आपको पता है 2021-22 का ये सेशन है। और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, ग्राम, मूर्छना, कर्ण, खटका, मुर्गे, इन सभी की डेफिनेशन जो है आपकी फर्स्ट यूनिट में आती हैं। तो ये जो यूनिट है आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। टोटल आपकी 5 यूनिट है। और जो टर्म सेकंड का सिलेबस है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आपकी जो हर यूनिट है वो 3 नंबर की रहेगी, 3 मार्क्स की रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है ग्राम की। ग्राम का अर्थ जैसे कि आप गांव से ले सकते हो, ठीक है। ग्राम शब्द जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है और जिसका साधारण अर्थ होता है गांव। गांव में क्या होता है, बहुत से परिवार होते हैं, बहुत से लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं। उसी प्रकार हमारे संगीत में क्या है, 7 स्वर है, सारे गमा पाधा नी। तो इनके रहने को स्थान को जो है हम ग्राम कहते हैं। और गांव में जो है बहुत सारे लोग मिल करके रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। और ग्राम संगीत में स्वरों का रहने का स्थान होता है। तो जिस प्रकार बहुत से मानव परिवारों के रहने के स्थान को गांव कहते हैं, उसी प्रकार स्वरों के रहने के स्थान को ग्राम कहते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार स्वरों की डेफिनेशन है, स्वरों का जो समूह होता है वो ग्राम कहलाता है। और शारंगदेव के अनुसार इसकी परिभाषा है, ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो। जो मूर्छनाएं जो है आपकी ग्राम पर आश्रित होती हैं, तो इसलिए इसमें डेफिनेशन जो दी है वो ये दी है कि जो मूर्छनाओं का आधार हो। मूर्छना हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसमें हम पढ़ेंगे कि मूर्छना क्या होती है। तो आप कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। और मूर्छना में क्या होता है, स्वरों का समूह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ आरोह अवरोह करना होता है, इतना ही ऐड हो जाता है, तो वो आपकी मूर्छना की परिभाषा जो है बन जाती है। स्वरों का समूह, स्वरों को जो हम क्रम के अनुसार आरोह अवरोह करते हैं तो वो आपकी मूर्छना बन जाती है। अब बात आती है कि ग्राम के जो है कितने प्रकार हैं। तो ग्राम के 3 प्रकार माने गए हैं, षडज, मध्यम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम, सबसे पहले एक दोहा है हमारा जो है, चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै द्वै निषाद गंधारो त्रिस्ति ऋषभ धैव दो। ये दोहा आपको याद हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको लर्न नहीं करना तो आप की मर्जी है। ये चतुश्चैव का मतलब होता है 4 4। षडज मध्यम पंचमा का मतलब है सा मा पा। षडज का मतलब सा, मध्यम का मा, पंचम का पा। तो सा मा पा की जो है 4 श्रुतियां मानी गई हैं, 4 श्रुतियां जो है मानी गई हैं। हमारे पास टोटल 22 श्रुतियां होती है, उन 22 श्रुतियों पर जो हमारे स्वर जो है स्थापित किए जाते हैं। तो सा मा पा की जो है 4 श्रुतियां मानी गई, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। निषाद गंधारो, ग और नी की जो है 2 2 श्रुतियां जो है मानी गई। द्वै द्वै का मतलब है 2, तो ग और नी की 2 श्रुतियां मानेगी, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। गंधारो नेक्स्ट है त्रिस्ति ऋषभ धैव दो, यानी कि रे और ध की जो है, त्रिस्ति का मतलब 3 3, रे और ध की जो है 3 3 श्रुतियां मानी गई। अब देखते हैं कैसे है ये। हमारे 7 स्वर है, सारे गमा पाधा नी। सा की कितनी श्रुति मानी गई, यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं इस दोहे के अनुसार 4। रे की कितनी मानी गई, 3। ग की कितनी मानी गई, 2। म की कितनी मानी गई, 4। प की कितनी मानी गई, 4। ध की कितनी मानी गई, 3। और नी की कितनी मानी गई, 2। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब क्या किया, अब हम ऐड करते जाएंगे। सा जो है हमारी चौथी श्रुति पर रहेगा। और रे जो रे की जो है 3 श्रुतियां होती है, तो 4 में हम 3 जोड़ देंगे तो और रे जो है 7वीं श्रुति पर हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से गा की 2 श्रुतियां मानी गई हैं, 7 में हम 2 जोड़ देंगे तो 9वीं श्रुति पर जो है हमारा गा होगा। इसी तरीके से 13वीं श्रुति पर म होगा, 17वीं श्रुति पर प होगा, 20वीं श्रुति पर ध होगा और 22वीं श्रुति पर जो है नी होगा। तो इस तरीके से आपके जो सारे गामा पाधा नी ये स्वर है, ये इस तरीके से श्रुतियों पर जो है स्थापित किए गए थे। अब इसका क्या है इसमें, तो हम लिख सकते हैं कि इस दोहे के अनुसार सामापा की 4 4, रेधा की 3 3, गाने की 2 2 श्रुतियां मानी गई हैं। षडज ग्राम जो है आपका 7 स्वर से शुरू होता है। आप ये टेबल बना करके जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाली लाइन लिखना कंपल्सरी नहीं है, 4 3 2 4 4 3 2, सीधा लिख सकते हैं 4 7 9 13 17 20 22 पे जो है षडज ग्राम हमारा था। षडज ग्राम की पहचान क्या है कि ये 7 स्वर से शुरू होता है। तो षडज ग्राम की जो षडज ग्राम में जो हमारे 22 श्रुतियां हैं वो किस तरीके से 7 स्वरों पर जो है स्थापित की गई थी। तो नेक्स्ट है हमारा मध्यम ग्राम, सेकंड प्रकार है जो कि मध्यम ग्राम में क्या होता है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में ज़्यादा अंतर नहीं है।
षडज ग्राम में देख सकते हो प जो है आपकी 17वीं श्रुति पर है, जबकि अगर हम मध्यम ग्राम की बात करें जो प होगा आपकी 16वीं श्रुति पर होगा। तो सिर्फ एक ही श्रुति का अंतर रहता है, वो है प। प जो है षडज ग्राम में 17वीं पर और मध्यम ग्राम में 16वीं पर रहता है। सिर्फ इतना ही अंतर है षडज और मध्यम ग्राम में। षडज ग्राम जो है आधुनिक काल में प्रयोग किया जा रहा है इसका, लेकिन आधुनिक काल में सिर्फ एक ही ग्राम जो है आपका बचा है अभी तक, षडज ग्राम, इसका हम प्रयोग करते हैं। मध्यम ग्राम और थर्ड है आपका गंधार ग्राम, जिसका प्रयोग जो है समय के अनुसार जो है इसका प्रयोग जो है कम होता गया। मध्यम ग्राम का जो प्रयोग है मध्यकालीन में होता था, लेकिन मध्यकाल के एंड तक ये जो ग्राम है लुप्त हो गया था। षडज ग्राम में पंचम स्वर जो है 17वीं श्रुति पर है और मध्यम ग्राम में पंचम स्वर जो है 16वीं श्रुति पर है। तो षडज और मध्यम ग्राम में एक ही श्रुति का अंतर है, वो है प स्वर की श्रुति। मध्यम ग्राम में मध्यम ग्राम जो है म स्वर से आरंभ होता है, म स्वर से शुरू होता है। तो वही ही आपका है, लेकिन हमने इसको क्या कर रखा है, म स्वर से शुरू कर रखा है। तो म जैसे कि आपके यहाँ पे 13वीं श्रुति पर था, यहाँ पे भी 13वीं पर है, लेकिन यहाँ पे प जो है 17वीं श्रुति पर है, लेकिन यहाँ पे कौन सी श्रुति पर है, 16वीं पर। बाकी सारे आपके स्वर सेम, ध नी सा रे गा सेम उसी श्रुति पर रहेंगे। ध जो है 20वीं पर था, नी जो है आपकी 22वीं पर, सा रे गा जो है आपके 4 7 9 पर, तो 4 7 9 पर। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी टेबल बनी है। नेक्स्ट है गंधार ग्राम। इस ग्राम का प्रयोग गंधर्व लोग किया करते थे सिर्फ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गंधार ग्राम कहा जाता है। स्वर्गलोक में उनके जाने से गंधार ग्राम भी जो है उनके साथ चला गया। और गंधार ग्राम जो है नी स्वर से शुरू होता था, जैसे कि आपने देखा षडज ग्राम सा स्वर से, मध्यम ग्राम म स्वर से, तो गंधार ग्राम ग स्वर से नहीं नी स्वर से शुरू होता था। तो विभिन्न मतभेद थे, तो इस ग्राम का जो वर्णन है ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलता। तो गंधार ग्राम जो है नी स्वर से शुरू होता था, तो वास्तव में इस ग्राम का जो नाम है निषाद ग्राम होना चाहिए था। तो एक मतभेद था, विभिन्न मतभेद होने के कारण इस ग्राम का वर्णन जो है कहीं नहीं मिलता। ये ग्राम जो है प्राचीन काल में ही लुप्त हो गया था। तो ये थे आपके 3 ग्राम के प्रकार और ग्राम की परिभाषा। तो नेक्स्ट परिभाषा पे आते हैं मूर्छना की। मूर्छना शब्द की जो उत्पत्ति है वो मूर्छ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमकना या फिर उभरना। तो मूर्छना का अर्थ हुआ चमकती या फिर उभरती हुई चीज। शारंगदेव के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, 7 स्वरों का जब हम एक क्रम के अनुसार आरोह अवरोह करते हैं तो वो आपकी मूर्छना कहलाती है। आपने ग्राम में देखा था कि आपके 7 स्वर थे, सारे गामा पा नी, लेकिन इन्हीं का जब आरोह और अवरोह किया जाता है, सारे गामा पा नी धापा मागा रे सा, तो इस तरीके से जब हम आरोह अवरोह कर देंगे तो वो आपकी मूर्छना बन जाती है। प्राचीन काल के ग्रंथकारों ने श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम और ग्राम से मूर्छना की उत्पत्ति जो है मानी है। 1 ग्राम से आपकी 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती है और 3 ग्राम से आपकी कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होंगी, 21। तो मूर्छनाओं के जो है 3 प्रकार माने गए। मूर्छनाएं उत्पन्न हुई आपकी ग्रामों से, षडज ग्राम की मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं और गंधार ग्राम की मूर्छनाएं। तो ये आपको मूर्छनाओं के नाम दिए गए हैं। आपको लर्न करना जो है कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो पूरी डेफिनेशंस हैं, जो भी आपकी 5-6 जो भी डेफिनेशन है, 5 है आपकी टोटल डेफिनेशन, ये तो टोटल ही 3 मार्क्स में आएंगी। तो आइडिया ऐसा लगा सकते हैं कि जो आपका डेफिनेशन 1 या 2 नंबर में ही पूछी जाएगी। तो 1 नंबर के अकॉर्डिंग हमें जो है इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम भी याद कर लो, नहीं करोगे तो भी आप सिर्फ डेफिनेशन जो है लिख करके आपका चल जाएगा काम। ठीक है, तो देख लेते हैं षडज ग्राम की मूर्छना के नाम क्या है। उत्तरमंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध, षडजा, मत्स्यकृता, अशुक्रांता, अभिरुक्ता। मध्यम ग्राम की मूर्छना है सोवेरी, हरिणाशवा, क्लोपनता, शुद्ध, मध्यमा, मार्गी, पूर्वी, हरिष्का। गंधार ग्राम की मूर्छना, गंधार ग्राम जो है प्राचीन काल में ही लुप्त हो गया था, इसलिए इसका वर्णन जो है नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट परिभाषा पे आते हैं कर्ण स्वर की। कर्ण का मतलब होता है स्पर्श। ठीक है, तो किसी भी मूल स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे वाले स्वर को स्पर्श करना आपका या फिर तनिक छूना आपका कर्ण कहलाता है। देखो मूल स्वर क्या होता है, मूल स्वर ये होता है कि जो हम गा रहे हैं, मान लो हम म स्वर गा रहे हैं तो हमें इससे पहले वाले स्वर को स्पर्श करना है, ग को। तो आपका मूल स्वर वो है जिसको हम गा रहे हैं, और जो स्वर स्पर्श करना है वो मूल स्वर के आगे या पीछे लिखा मिलेगा आपको। तो कर्ण स्वर को हम स्पर्श स्वर या ग्रेस नोट भी कहते हैं। कर्ण स्वर के 2 प्रकार है, पूर्व लगन और अनुलगन। नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्व का मतलब पहले लगेगा जो कर्ण, और अनु का मतलब है जो बाद में लगेगा कर्ण। पूर्व लगन कर्ण क्या होता है, पूर्व का अर्थ होता है पहले। मूल स्वर के उच्चारण से पहले वाले स्वर को स्पर्श करना पूर्व लगन कर्ण कहलाता है। मूल स्वर आपका क्या है, म, और पहले वाला स्वर कौन सा है इसका, क। तो म स्वर से पहले वाला स्वर जो है आपका ग है,
और इस स्वर को हमें स्पर्श करना हमारा क्या कहलाता है, पूर्व लगन कर्ण। मूल स्वर से पहले स्वर आपको दिखाई देते वो पूर्व लगन है, और मूल स्वर के अगर बाद स्वर लिखा हुआ दिखाई दे तो वो आपका अनुलगन कर्ण है। अनुलगन कर्ण अनु का अर्थ होता है बाद में, मूल स्वर के उच्चारण के बाद वाले स्वर को स्पर्श करना आपका अनुलगन कर्ण कहलाता है। जैसे हम बात करें तो आपका ये मूल स्वर है म के बाद वाला स्वर कौन सा है, प। तो प स्वर को स्पर्श करना आपका क्या कहलाएगा, अनुलगन कर्ण। तो आपका कर्ण स्वर कौन सा कहलाएगा, वैसे प, क्योंकि हम प को जो है आपके स्पर्श कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी परिभाषा है खटका की। खटका का साधारण अर्थ होता है भय। तो खटका में आपके 4 स्वर होते हैं, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 4 या 4 से अधिक स्वरों की गोलाई बनाकर द्रुत लय में यानी कि तेज गति में हम जब 4 स्वरों का प्रयोग करेंगे तो आपकी कहलाती है खटका। खटका जिस स्वर से शुरू होगा उसी स्वर पर आकर समाप्त हो जाएगा। और खटका को लिखने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, यानी कि ब्रैकेट का जो है प्रयोग किया जाता है इस तरीके से। मान लो मैं प स्वर पे खटका देना है तो ब्रैकेट में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। और ये बना कैसे स्वर समूह, खटका जिस स्वर से शुरू होगा उसी स्वर पर आकर समाप्त हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गई, प से लेके प तक। तो खटका से अगले वाला स्वर लेना है, प के बाद क्या आता है ध, और लास्ट में क्या होता है, खटके से पहले वाला स्वर लेना होता है। तो प से पहले क्या आता है म। इस तरीके से स्वर समूह जो है बना। खटके का अधिक प्रयोग ठुमरी दादरा टप्पा में होता है और यह सपूरित गमक का एक प्रकार है। लास्ट परिभाषा आपकी मुर्की की है। मुर्की में क्या होता है, 3 स्वर होते हैं, इसको तेज गति में गाया बजाया जाता है। और आपका पीछे वाली परिभाषा पड़ी खटका। खटका में आपके 4 होते हैं और मुर्की में 3 होते हैं। मुर्की और खटका में एक ही अंतर होता है, वो है स्वरों की संख्या का। इसमें 3 रहते हैं, उसमें 4 रहते हैं। तो मुर्की एक प्रकार का कर्ण है। कैसे है, जैसे रे नी सा। तो इसमें लिखने के लिए क्या करते हैं, मूल स्वर को नीचे लिखते हैं और उसके बाई तरफ जो आपके 2 स्वर लिखे जाते हैं। इन 2 स्वर का मतलब होता है इन स्वरों का जो हम कर्ण लेंगे, इनको स्पर्श करेंगे और मूल स्वर आपका ये रहेगा। तो आपका इसलिए मुर्की जो है आपका एक कर्ण का प्रकार है। तो जैसे 3 स्वर रहेंगे, रेनी सा आपका मूल स्वर है, रेनी को स्पर्श करना है। इसी तरीके से सारे, तो सारे को जो है हमें स्पर्श करना है। इसका मतलब यही होता है कि मूल स्वर से बाई तरफ जो है स्वरों का कर्ण दिया जाता है मुर्की में। तो थैंक यू, ये था आज का हमारा लेक्चर। तो चैनल से जुड़े रहे, आपको कंप्लीट सिलेबस जो है करवाया जाएगा, और जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो है पूरा सिलेबस जो है देख सकते हैं। थैंक यू।